आपके पास दूसरे बैठ गए। अभी वो अभी पता है ऑफिस के अलमारी के और तीन ही। तीन एक पाँच, हाँ 5। पाँच से नीचे पानी गाड़ी में खा जाए तो पाँच दे दो। आशीष हाँ बाबा जी, और उनको आकर से आपको कब भेजेंगे? सुशील यहाँ वार्तालाप वाला एक बोर्ड लगवा देंगे। हाँ भैया इस पे लगा दीजिए यहाँ। 2023 सुशील एक मिनट मेरे साथ आओ, एक आ गया वो कर ले। ले लो ये क्या बैग की जगह पे कैलेंडर हो गया इसके बाद। मार्च के बाद जब कार्यक्रम होगा। हाँ भैया बैठिए। काला लकड़ी क्या होता है? माता जी कुछ क्या ठीक, ओके। कचरा कितना हो जाए? क्या चीज? कचरा हाँ कर दो 20 मीटर कचरा पीछे करते जाओ।
आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम की जन्म में शुभ वृद्धि कर रही है। सभी पत्रकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कृपा करके जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर से साइन नहीं किया है वो साइन करने की कृपा करें और अपना नोट पैड में जो विभाग की ओर से आपको समर्पित किया जाना है और उसे प्राप्त करने की कृपा करें। तो धन्यवाद करते हैं। और कुछ चीजें पत्रकारिता के बारे में लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले ये होता है JWS जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम जो है ये उन पत्रकारों के लिए है जिनका अनुभव 5 साल से ज्यादा है, यानी कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से काम कर रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मान्यता प्राप्त पत्रकार या आपका जिले से कार्ड बनाओ, ये आवश्यक नहीं है। आप किसी भी अखबार में 5 साल से काम कर रहे हो, अगर उस अखबार का संपादक ये लिख के दे देता है कि ये पर्टिकुलर आदमी फलाना हमारे अखबार में पिछले 5 साल से कार्यरत है, तो आपको उस स्कीम के लिए एलिजिबल समझा जाता है। इसके अंतर्गत अगर किसी पत्रकार की मृत्यु होती है तो उसको भारत
भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलते हैं। और गंभीर बीमारियों में जैसे कि ब्लड कैंसर हुआ, किडनी रोग हुआ, उसके लिए आपको जो है इलाज का खर्चा मिलता है। अब मैं आपको बड़ी रूपरेखा बता देता हूँ कि संसद में इसकी तरफ से हर साल जो है 7.5 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं पूरे भारत के पत्रकारों के लिए, जिसमें पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से एप्लीकेशन जो है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय को पहुंचती है। और किस पत्रकार को इसका फायदा मिलेगा, किस पत्रकार को इसका फायदा नहीं मिलेगा, यह एक पत्रकारों की ही कमेटी है। 30 पत्रकारों की जो दिल्ली में बैठते हैं, वो इन एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसको कौन ज्यादा एलिजिबल है उसको मिलता है। इस कमेटी में जी न्यूज के एक पत्रकार हैं रवींद्र कुमार जी, वो इसका हिस्सा है। द हिंदू बिजनेस लाइन के एक पत्रकार हैं शिशिर जी, वो इसका हिस्सा है। CNN न्यूज 18 के एक पत्रकार, एक 2 महिला पत्रकार है उसमें अरुणिमा और पारिया शकील, ये लोग उसका हिस्सा। कुल 30 पत्रकार हैं। ये लोग सारी स्कीम्स को एनालाइज करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। 7 करोड़ हर साल भारत सरकार आवंटित करती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे किसी एक की मृत्यु हो जाती है, वो बैचलर है, किसी दूसरे जर्नलिस्ट की मृत्यु होती है, वो उसके 3 बच्चे हैं, तो वो पत्रकार ये मदद उसके परिवार को दी जाती है, उसकी ज्यादा जरूरत है। या कोई विकलांग है, तो इस हिसाब से जो गंभीर कैटेगरीज को ज्यादा जरूरत है उसको ये दिया जाता है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप निकाल लीजिए अपना मोबाइल, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक ऐप मिलेगा PIB का, उसको आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको अगर खबरों के लिहाज से आपको किसी केंद्र सरकार की योजना से संबंधित सारी प्रेस रिलीज आपको उस ऐप पे मिल जाएगी, हिंदी में, इंग्लिश में। उदाहरण के तौर पे अगर आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में जाना है तो प्रधानमंत्री कार्यालय पे आप क्लिक करेंगे, आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी योजनाएं मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका आधार होना जरूरी है, अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है, कुछ क्लिपिंग्स फाइल आएंगी जो आपके अखबार में छपी हो वो जरूरी है। उसको आप PIB लखनऊ को भेज सकते हैं या PIB दिल्ली को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। वो वेरिफिकेशन के बाद वो प्रोसेस वहाँ चला जाता है और कमेटी डिसाइड करती है किसको मिलेगा किसको नहीं। 2 पत्रकारों को, बस्ती के 2 पत्रकार हैं, एक उपाध्याय जी हैं, एक तनवीर जी हैं, उनकी कोविड में डेथ हुई थी, उन दोनों को जो है इसकी मदद मिली है। गंभीर समस्याओं में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस्ती के एक पत्रकार हैं श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी, उनको भी ब्लड कैंसर की दिक्कत, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है। तो इस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कार्यक्रम को ऑफिशियल रूप से आगे बढ़ाते हैं। विश्वकर्मा जी सर्जन जी मंडलाध्यक्ष ग्रामीण सम्मानित श्री MP गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रेस क्लब सिद्धार्थ नगर से निवेदन ग्रामीण पत्रकार के पद आदरणीय श्री विवेक जी हमारे पद अपर जिला सूचना अधिकारी जो उपस्थित हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कृपया मंच पर स्थान देने की कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं आत्म प्रकाशित हो तभी जगत को प्रकाशित कर सकते हैं, ये तथागत का सबसे बड़ा संदेश है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सभी स्नेह करते हैं, सम्मान हमारा स्वागत है श्रीकांत का। आज के इस कार्यक्रम में जो स्वागत की परंपरा है, मैं आज के कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आदरणीय सुंदरम कवसिया जी, जो हमारे मीडिया एवं संचार अधिकारी हैं, तो सूचना कार्यालय से मैं निवेदन करूँगा कि आप इस कार्यक्रम से माध्यमों के लिए महोदय का। ओके सर, थैंक यू सर।
दर्शन करिए। भैया भैया थोड़ा साइड। श्री संजय द्विवेदी अरे इधर भैया कहाँ उधर देख लेंगे। भैया भैया श्री राणा प्रताप जी हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं, जो समाज सेवी हैं। ओके सर ठीक है। शहर जाने वाली पगडंडी को तकता रहेगा, गांव का प्रगत अकेला रहेगा। ये गांव का प्रगत अकेला न रहे, इसलिए उसके जड़ों को ऊष्मा ऊर्जा और बाकी ये जो प्रोग्राम है इसमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादातर हमारे जो पत्रकार बंधु है उसका परिस्थिति है और सबसे अच्छा संबंध है और सारे लोग जो है जिले और प्रशासन और भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे ख्याल से बिना कहीं ही होता रहता है और करते रहते हैं और चीजों को बहुत ही अच्छा जितना अच्छी मीडिया मैंने यहाँ देखी है पिछले 2 दिनों में मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ एक टीम वर्क है, एक परिवार वर्क कह लीजिए, उस तरह का फील आया है। इसके लिए मैं पूरे अपने मीडिया बंधुओं को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि काम करने का मौका मिले। भारत सरकार की जो योजनाओं के बारे में हमारी जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें सारी योजनाएं ज्यादातर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पीछे काफी बैनर लगे हुए हैं, हालांकि हमें बैनर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी जो जनता है उसके द्वारा भी हमारा फीडबैक आया है कि जो हमारा भारत सरकार की योजनाओं का कितना लाभ को प्राप्त हुआ है। उसी हिसाब से देखिए आप जो वोटिंग परसेंटेज और चीजें हैं हमारी बढ़ती जा रही है, तो समय की कमी के कारण जो है मैं अपने बात पे ही विराम दूंगा और फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। ये संयोग है कि जिन्होंने किसी जमाने में उस सत्ता के अधिकारियों को अरहर की खेत में दौड़ाने मारा था, जो जिला रायबरेली के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ। ये वो परंपरा है जो इंसान को सीने पर 80 भाव लेकर लड़ना सिखाती है। राणा के वंशज सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जिसके देश के एक कार्य में जितना शौक है उतना ही संगीत और उतनी ही सुंदरता। राणा प्रताप सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए, जो समाज के लिए सिद्धार्थ नगर के आकर वे अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय श्री राणा प्रताप सिंह। मनोज चौबे जी, प्रेस क्लब के तमाम वरिष्ठ जन बैठे, संतोष श्रीवास्तव जी, हमारे साथ के पुराने साथी अशोक शर्मा जी और सभी लोग बहुत ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो उसमें समय हमें नहीं देना, सबको प्रणाम करते हुए हमें ये देखना कि भारत सरकार के जो वास्तव में नीतियां बनी उसका कहां तक क्रियान्वयन हुआ और धरातल पर आया कि नहीं, और निश्चित तौर पर उन सभी चीजों से बारीकियों के साथ आप जुड़े हुए। खासतौर पे अगर देखा जाए तो अपने जनपद के जो स्थानीय रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चा माल की उपलब्धता यहाँ पे है, उसमें सबसे पहला जो फोकस किया भारत सरकार ने ओडी के तहत काला नमक चावल, जो निश्चित तौर पे मीडिया के साथियों ने बहुत अच्छे तथ्यात्मक लेख लिखते हुए प्रधानमंत्री अवार्ड तक वो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर पहुंचा और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने वहां पे वो सम्मान ग्रहण किया। साथ में जिलाधिकारी दीपक मीणा जी थे और सीडीओ साहब बाद में यहाँ सम्मान हुआ। तो यहाँ की जो भारत सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें इस समय जो सबसे ज्यादा फोकस है वो काला नमक चावल पे। यह किसानों की आय वृद्धि के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक परिकल्पना आई है कि समस्त किसानों की आय दोगुनी हो जाए, कृषि गोष्ठियों के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, डीडीएजी अपने माध्यम से, कृषि
लॉन्च चलाते हैं और उन सब चीजों को तथ्यात्मक रूप से माननीय हमारे जो वरिष्ठ ब्यूरो चीफगण या मीडिया से जुड़े लोग उसको लिखते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं, तथ्यात्मक लिखते हैं। तो खास तौर पे उनकी आय वृद्धि के लिए और अभी जो CFC का यहाँ पे आविर्भाव हुआ है, जो काला नमक चावल भारत सरकार ने प्रमोट किया और प्रधानमंत्री अवार्ड सिद्धार्थ को मिला, उसमें 9 करोड़ की लागत का जो उसका के पास में CFC बनी हुई है नदी के किनारे, रक्षा नदी के पास, उसमें काला नमक चावल में एक तकनीकी बात मैं बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, ज्यादातर लिखते भी रहते हैं बहुत अच्छे से। उसमें एरोमा जो कम हो जाती है, काला नमक चावल में महक कम होने लगती है जैसे ही गर्मी और बरसात की तरफ आते हैं। तो उसको संरक्षित करने के लिए CFC का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री माननीय सांसद जी के तमाम जनप्रतिनिधि थे, तो वहाँ पे CFC का उद्घाटन हुआ, कुछ चीजें शुरू हो गई है जिसमें 20,000 कुंटल तक काला नमक चावल को संरक्षित रखा जा सकता है, खासतौर पर गर्मी और बरसात के दिनों में। तो ये भारत सरकार की नीतियों की देन है कि स्थानीय उत्पादों को प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थान मिले, किसानों की आय दोगुनी हो, गुणात्मक रूप से वृद्धि हो। और विशेष बात, क्योंकि बहुत सारे सम्मानित विद्वान, सम्मानित वरिष्ठ बैठे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं इस नाते बात समाप्त कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने अपने विचार देने हैं। एक्सपर्ट कुछ तथ्यात्मक बातें जो बहुत मुद्दा पॉइंट था वो यही है कि एरोमा जो चली जाती थी हमको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट नहीं मिलता था। अब CFC बन जाने से भारत सरकार के उस निर्णय के नाते अब वो संरक्षित रहेगा काला नमक, जिससे हम अभी कपिलवस्तु फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी सहित 19 FPO का गठन यहाँ हुआ है, जो भारत सरकार की एक सुंदर नीति है जो ऐसे उत्पादों को मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करेगा। अभी फ्लिपकार्ट पे हम लोगों ने 250 कुंटल तक माननीय DM साहब ने और जो उप मुख्य सचिव थे उनके हाथों से वो उद्घाटन हुआ था, झंडी दिखाया गया था फ्लिपकार्ट पे और सिंगापुर में, बेंगलुरु में इस तरह की लीड जाती है। तो मार्केटिंग का जो किसानों के आय के लिए प्रयास था वो भारत सरकार की इस योजना के नाते ज्यादा फलीभूत हो रहा है और लाभान्वित हो रहे हैं। ये भी जनमानस में आया, छोटी सी प्रैक्टिकल बात, कह रहे देखिए काला नमक चावल का रेट लोग बढ़ा दिए। तो उद्देश्य यही था सरकार का कि किसान जो खेत में लागत लगाता है उससे कहीं कम आय उनकी हो रही, कहीं कहीं आत्महत्या पे मजबूर हो रहे हैं। तो भारत सरकार की सुंदर नीतियों के कारण काला नमक इसी तरह से टेराकोटा का ही पे है, इलाहाबाद में आपका है, गोरखपुर में। सम्मानित और समृद्ध मंच, सामने बैठे हुए पत्रकार साथी, सभी को प्रणाम करते हुए 2 शब्द कहना है कि ये कार्यक्रम तो सीखने का है, कार्यशाला है, बुला लिया गया है, 2 शब्द कहेंगे। CIO को साधुवाद है कि एक ग्रामीण कार्यशाला आयोजित की गई है, ग्रामीण मीडिया कार्यशाला। सच्चाई ये है कि पत्रकारिता गांव में ही बची। हमारी बात को हमारे पत्रकार साथी दूसरे शब्दों में न कही, गांव में ही पत्रकारिता बची। शहर में इतने कार्यालय होते हैं, पुलिस ऑफिस से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी, अस्पताल, तमाम एजेंसियां, सेठ महाजनों के प्रतिष्ठान, पत्रकारों का पूरा दिन आजकल वही बीत जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को हर लोग नहीं कवर कोतवाली का चक्कर नहीं लगा दिया, SP ऑफिस का चक्कर नहीं लगा दिया। तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता अधूरी, हम कोई काम नहीं करते। कुछ दशक पहले पत्रकारिता खेत में से शुरू हुई थी, शोषितों
शोषितों, वंचितों, गरीबों की आवाज, उनके दर्द, उनके जज्बातों से शुरू होती थी। लेकिन अब वर्तमान पत्रकारिता पुलिस थानों से शुरू होती है। हम में से अधिकांश लोग, पुलिस विभाग के लोग, जिलाधिकारी, या सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पत्रकारों के हित में संचालित की जा रही हैं। अभी बात हुई हमारे बस्ती जनपद के 2 पत्रकार साथियों को, दिनेश उपाध्याय और तनवीर आलम को 5-5 लाख रुपए की सहायता मिली थी। इनके मृत्यु पर इनके वारिसों के लिए भी तरीका बताया चौरसिया जी ने। इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि पत्रकारों के बारे में सरकार इतना सोच रही है, वरना मौजूदा परिवेश विज्ञापन देखने के बहाने अखबार को पढ़ लिए जाते हैं। और हमारी खासियत है कि हम जब भी कोई मीडिया में ज्वाइन करता है, आता है, तो बड़े लोग जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं कि दिन भर में किसी एक अखबार की संपादकीय निकाल करके पढ़ लिया करो। वो दूसरे का क्या पढ़ेंगे जब अपनी खबर डिस्पैच करते हैं मुख्यालय को, तो अपनी खबर को भी नहीं पढ़ते कि हम इसमें कितनी गलतियां भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 2 दशक पहले जो पत्रकारिता थी, इसलिए समाज का चेहरा इतना विकृत नहीं था। इतनी चरित्रहीनता, इतनी ज्वाइन किया है तो हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारी सोच, हमारी दिनचर्या और हमारी जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि, क्योंकि हमारा काम आलोचना का है। हम बड़े सीनियर IAS आते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे भिड़ते हैं, जमीन के सवालों को लेकर। सरकार नहीं है, वो भी एडिटर है, संपादक है, बर्दाश्त किया जाता है। आज आप अखबारों में काम कर रहे हैं तो जरा लिख के भेजिए कि सभी चौराहे पर रोड एक्सीडेंट हो रहा है, अगर यहाँ इस तरह का काम कर दिया जाए तो दुर्घटनाएं नहीं होगी। तुरंत संपादकीय से फोन आएगा आपका रेस्ट से, तुमको रिपोर्टर रखा गया है कि संपादक। इसके लिए हमारे पास लोग हैं, वो लिख तुम खाली खबर देखो और विज्ञापन। तो धन्य है इस युग का कि मीडिया डिजिटल हो चुकी है। अब आप अपने यूज भी अपने संपादकीय में लिख सकते हैं, समाचारों में लिख सकते हैं, आप लेख, फीचर और इस तरह के तमाम पेजेस अपने वेबसाइटों पर डाल सकते हैं। जितनी खुशी और गर्व है हमें कि मीडिया की असली सही मायने में आजादी का एहसास डिजिटल मीडिया ने पिछले 5-7 सालों में कराया है। इस आजादी का एहसास हम 70 सालों में नहीं कर पाए। अब ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति क्या होती है और अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। आप खबर लिखते हैं सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर, सोशल साइटों पर, कुछ मिनटों में एक्शन होना शुरू हो जाता है। मैं अखबार की नकारात्मकता या उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जितने अखबार हैं देशभक्त जो अपने को नामचीन समझते हैं और सक्षम हैं, उनके पास मैन पावर है, वो सभी डिजिटल हो चुके हैं। अखबार और औपचारिकता रह गई। दूसरे दिन आता है, हम कहते हैं मैं सच हूं, मेरा ये पैन कार्ड या आधार कार्ड और ये हमारा विवरण रजिस्टर कर लो और झोला छाप को न समझो। जहां जाते हैं वे मीडिया के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग अपमानित किए जाते हैं। तो आ गए नए जमाने के पत्रकार, मोबाइल वाले आ गए, डिजाइनर पत्रकार आ गए, न जाने क्या क्या कहकर गालियां दी जाती हैं। ये कार्यशाला आयोजित की गई, इसके लिए साधुवाद है। 2-3 सलाह मैं देना चाहूंगा कि इसका विस्तार होना चाहिए। ये जनपद मुख्यालयों से उठ करके ये कार्यशाला तहसीलों पर भी जानी चाहिए। तहसील मुख्यालयों पर अगर ऐसे आयोजन हो
और न केवल इसका विस्तार होगा बल्कि भारत सरकार की योजनाएं दूर दूर तक पहुंचेगी। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो सरकार की योजनाओं के बारे में जानते हैं। और आपको हम बता दें, जितनी वेबसाइटें या यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो अगर एक योजना 15 दिन में लिखे भारत सरकार की कोई एक योजना, आप पोस्ट ऑफिस की कोई एक जमा योजना लिखें, आप भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई एक योजना लिखें, पूरा विवरण लिखें, पूरी जानकारी जितना जनता को चाहिए। और उसके बाद जिस खबर को आप समझते हैं सबसे टॉप की है कि सनी चौराहे पर 2 गाड़ियां खड़ी थी, मरे 5 घायल, उसकी जितनी विजिट आएगी उससे ज्यादा योजनाओं की विजिट ना आए तो मुझे कार्य मिलेगा, मैं करता हूं। और सबसे ज्यादा विजिट आए, जनता सर्च करती है योजनाओं को, सरकारी मशीनरी भी सर्च करती है योजनाओं, और आपकी भागीदारी भी होती है कि आप सूचनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बुराइयों के साथ साथ आप सरकार की भी योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने का दायित्व निभा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। यहां बुलाया गया बोलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। अंत में सभी पत्रकार साथियों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि आपसे पूरे समाज को बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे ही हम अखबार खोलते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं तो खबर आती है या तो एक्सीडेंट की आती है और यह आती है कि मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, 2 महीने की बच्ची के साथ, किशोरी के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। हम लिखते हैं और दिन भर में 4 बार चेक करते हैं स्क्रॉल करके कि कितनी बिजली लगेगी। भैया यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ईंट से ईंट बचा होगा अगर आपको कुछ हो गया। पूरा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन लगा हुआ था कई जिलों का, रोज बनाते थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग आते थे। हमने कहने में अपनी लड़ गया। जब ये समझूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत छीन हो गई है तब आइएगा, कमिटेड किया जाएगा पूरी ताकत से। ऐसा नहीं करना पड़ा। तो आप एक उदाहरण बनिए समाज के। जब उदाहरण बनेंगे तो सामने वाला थर-थर कांपेगा। और अगर ये समझते हैं कि मोटी मोटी चेन लेने और मोटा मोटा चूल्हा, शानदार 4 पहिया गाड़ियां और ऊंची इमारत, लाखों रुपया अकाउंट में बैंक बैलेंस आपका आइडियल हो सकता है, तो आप पत्रकारिता को रसातल में ले जा रहे हैं। पत्रकार की वास्तविक स्थिति क्या होती है, किसी से नहीं छिपी। अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा कमाने का साधन नहीं है तो निश्चित रूप से पूरा जीवन एक फकीर जैसा बीत जाता है। अपनी जरूरतें पूरी कर लीजिए, अपना परिवार चला लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान आप सभी को तरक्की देगा, एक अच्छी सोच हो, आप समाज का, अपने परिवार का आदर्श बने, लोग आपकी नकल करें, किसी अपराध में लिप्त न रहिए, एक अच्छा इंसान बनिए। कार्यशाला के लिए साधुवाद। भारत में यह शिकायत पंडित विश्वराव परार्जन से चली हुई पत्रकारिता की परंपरा, जिन लोगों ने ब्लिट्स पढ़ा है उन्हें पीके करंजिया याद होंगे, आचार्य नरेंद्र देव याद होंगे, के विक्रम राव भी याद होंगे। कभी कभी अखबार जो सच बोलता है उसको सुनना समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिव गरल को कंठ में धारण कर ले तो जी कंठ टूट जाए। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय अशोक जी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने यहाँ इस मंच पर अपने सारे के विचार कर यहाँ पर उपस्थित है। नाम जैसा है उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। जब आवे शब्दों तक सब था दूर समान, तालियां बजा दीजिए सबके लिए। धन्यवाद महोदय। वार्तालाप
ग्रामीण मीडिया का सादा में पंचायती हमारे अध्यक्ष और सामने बैठे हमारे पत्रकार साथी। वास्तव में 22 साल की पत्रकारिता में मैंने देखा या अनुभव किया कि हमारे पत्रकार अपडेट नहीं रहते हैं। अगर पत्रकार अपडेट नहीं है तो असली पत्रकार हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है, चाहे मैं तो ही क्यों ना हूं। हमारे बहुत साथी अखबार में दैनिक जागरण में काम कर चुके हैं, 18 साल से इस समय हिंदुस्तान में है, बट हमारे ऐसे तमाम साथी रिपोर्टर हैं जो एसडीएम का नाम, पुराने एसडीएम का नाम कभी कभी लिख के दे देते हैं, या वर्तमान में कौन एसडीएम है, कौन तहसीलदार है, कौन क्या है, ऐसे भी गलतियां लोग कर बैठते हैं। ये अच्छी बात नहीं है पत्रकारिता के लिए, यह अपडेटिंग की कहीं न कहीं कमी है। और ऐसा नहीं कि हम जो छाप रहे वही सत्य है, हमारे छापने और प्रकाशन करने में जो भी है उसकी समीक्षा जनता भी करती है। तो जनता के बीच में अपनी छवि को कायम रखने के लिए और अपनी साफ सुथरा छवि को बरकरार रखने के लिए अपडेटिंग आज के मौजूदा समय में अपडेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपडेट नहीं है कि प्रधानमंत्री का क्या अखबार में निकला, क्या वक्तव्य है, क्या नया चीज उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री ने क्या बताया, हमारे जिलों की आबादी कितनी है, हमारे तहसील कितने, हमारे नगर पंचायत कितनी है, अगर इस सब चीजों से आप अपडेट नहीं है तो वास्तव में ये पत्रकारिता कहीं न कहीं हम लोग को पीछे ढकेलने का काम कर रही है। हमारे पूर्व वक्ता बहुत कुछ कर डाला, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं उनके ही वक्ताओं जो वक्ता हैं उनके विचारों को समर्थन करते हुए, और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपडेट रहें और अपडेट के साथ साथ अच्छी और सकारात्मक भी खबरें काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मुख्तसर सा ये सेशन है, हम 30 मिनट आपका और लेंगे और इसके साथ ही एक निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि आप यहाँ से भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। मैं जी आदरणीय राजेश पांडे जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो डुमरियागंज से हमारे घर उपस्थित हुए हैं, और उनसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आएं और अपने विचार के प्रति करवाएं। श्री राजेश पांडे जी। अरे गिर जाएगा आपका, अरे गिर जाएगा। जहाँ वाले हमारी ख्वाहिशों पर जान देंगे, जहाँ वाले हमारी ख्वाहिशों पर जान देंगे, अगर हम वक्त रहते वक्त को पहचान लेंगे। मैं ये चाहूँगा कि ये समय और इस टाइम के चले हमारे आपके उपयोगी हो, आगे भी करने चाहिए। पीआईबी के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का और मेरे पत्रकार साथियों का यथा उचित प्रणाम और उसमें भेज करता हूँ। बाकी जो हमारे पत्रकार साथी ने जो कहा, हम उन्हीं के बात का समर्थन करते हुए ये मांग करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम तहसील स्तर पर भी आयोजित किया जाए, जिससे हमारे ग्रामीण पत्रकार साथियों को इसका लाभ मिले। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे पास आदरणीय श्री MP गोस्वामी जी से उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, श्री MP गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, मान्यता प्राप्त प्रेस क्लब जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ। सूरज को दीपक दिखाना है। मैं इन्हें भी इस बुद्ध की धरती पर इनका बंधन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पत्रकार साथियों, आज निश्चित तौर पर अखबार व्यवसायीकरण हो गया है। हम लोग 1991 में राष्ट्रीय सहारा से जुड़े, हमारे साथ उनकी पार्टी में जुड़े थे, और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और यहाँ तक कि शासन प्रशासन को घुटना टेकने का काम उन्होंने किया, इसका मैं साक्षी हूँ। अखबार छोटा हो या बड़ा हो, कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि हम बहुत बड़े अखबार के पत्रकार हैं। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आजादी दिलाने में मीडिया की अहम भूमिका रही है दोस्तों, और वो मीडिया वर्तमान परिवेश में
काफी आपातकालीन से गुजर रही है, जिसके आप सब लोग साक्षी हैं। वर्तमान परिवेश में जो स्थिति है वो छिपा नहीं है। इस कार्यशाला में आज सरकार बहुत सारी योजनाएं, मुख्य 3 होता है, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। जबकि देखा जाए तो जनपद में ये तीनों व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त है कि शायद इस पर जनपद में भी चलता है, शासन प्रशासन के नियम चलते हैं, और बच के न चलना तो आपको अस्पताल ही आना पड़ेगा। एक सड़क में शासन को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं इस जिले में एनएच को छोड़कर कि वो सड़क ठीक था। एक शेर पेश करना चाहता हूं, कामना इंसान को हैवान बना देती है, साधना अवसाद को वरदान बना देती है, पर दृढ़ रहा मानव उपासना पद पर तो पाषाणों में भी भगवान बना देती है। सच बोलता हूं तो बुरा मानते हैं लोग, छुप छुप के बात कहने की आदत नहीं है। दोस्तों, कोई सहायता नहीं, ये अखबार के मालिकान जो कहते हैं हमारा शोषण करके अपनी तिजोरी भरते हैं। आज व्यवसायीकरण का आलम यह है कि जब मीटिंग होती है तो सर्वप्रथम वो विज्ञापन की बात करते हैं, समाचार की बात नहीं करते। तो स्थितियां यहां तक आ पहुंची हैं। दूसरी सरकार की एक योजना आई हमारे यहाँ, हमारे भाइयों ने इसको भरा भी होगा, कई जिले से लोग आए हैं कि सरकार उन्हें पेंशन दी, लेकिन वो 15 साल मान्यता प्राप्त पत्रकार रहे हों। मेरे समझ में नहीं आता ये बात। सरकार खाली झुंझुना थमाने का काम करती है। पत्रकार तो पत्रकार होता है, अपना पूरा जीवन लेखनी में प्रिंट मीडिया में गुजार देता है, और अगर उन्हें पेंशन देने की बात आई तो 15 साल वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है। ऐसे ऐसे भी मेरे साथी पत्रकार भाई हैं जो पूरा जीवन बिता देते हैं अपनी पत्रकारिता में, बट उन्हें मान्यता नहीं मिलता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आखिर उनके लिए सरकार की क्या योजना है। हमारे जिले से मात्र 3 लोगों का जो 15 साल पूरा कर रहे हैं फाइल लगी हुई है, लेकिन संभवतः हमारे सूचना अधिकारी भी बैठे हुए हैं। इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, इन्होंने उस फाइल को भेजा और आज तक फाइल भी वहां सरकार में पहुंच करके धूल चाट रही है या फाइल नहीं चाट रही है। कुल मिलाकर मेरे पत्रकार साथियों, बहुत आपातकालीन स्थिति से हम गुजर रहे हैं। हमें चेतन होने की जरूरत है, चेतनता लाने की जरूरत है। अरे भाई इतना मत करो, हम भी हैं। ये हमने देखा है जो कोई मन की बात कहता है और जो प्रदेश लेकर के आती वही मन की बात होती है, तो इसलिए मन की बात नहीं होती। तो तालियां बहुत बढ़िया बनती है। एक बार हमारे कहते हो जाती, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर। एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जागती आंखों से ही देखो दुनिया, और ताली बजा तो जोर से जरा आपके एक शब्दों से सहज टपक रहा, आपको सुन करके ऐसा लगता है कि आपने मुझे खाली आनंद आया। इस पीआईबी द्वारा आयोजित वार्तालाप ग्रामीण मीडिया कार्यशाला में
इस बुद्ध की धरती पर उपस्थित अध्यक्ष आदरणीय श्री MP गोस्वामी जी, प्रेस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव जी, बस्ती से चलकर आए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बस्ती के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी जी, वेब मीडिया के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी, संत कबीर नगर जनपद से मेरे साथ आए श्री सौरभ त्रिपाठी जी और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सिद्धार्थनगर के यशस्वी जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री आलोक श्रीवास्तव जी, उनके साथ यहाँ चलकर आए हमारे बांसी के तहसील अध्यक्ष आदरणीय षष्ठभुजा शुक्ला जी, तहसील के हमारे अध्यक्ष मेरे अनुज श्री राजेश पांडे जी, सोहरतगढ़ से चल के आए आदरणीय श्री राकेश तिवारी जी, उमाकांत तिवारी जी, KP सिंह जी, हमारे जिला अपर सूचना अधिकारी विमलेश कुमार जी, हमारे ग्रामीण संगठन के यहाँ जिला महामंत्री रवि शुक्ला जी, प्रशांत मिश्रा जी, रामपूजन सोनी जी और सिद्धार्थनगर जनपद की जो 5 तहसीलें हैं, इटवा, डुमरियागंज, सोहरतगढ़, बांसी और नौगढ़, इन 5 तहसीलों के एक कोने कोने से चलकर इस वार्तालाप ग्रामीण मीडिया कार्यशाला में उपस्थित होने वाले मेरे एक पत्रकार बंधु, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। किसी पत्रकारिता की कार्यशाला में जनपद के खाटी के पत्रकार इतने ज्यादा सिद्धार्थ मुझे लगता होंगे नहीं। तो ये लगभग मेरा मानना है कि 90 से 95% उपस्थिति इस कार्यशाला में रही है और मैं इसके लिए PIB के मेरे मित्र सुंदरम चौरसिया जी, जो मेरे से पिछले कई वर्षों से मेरा उनका संवाद होता रहता है, मैं उनके टच में, वो मेरे टच में रहते हैं और जिन्होंने सिद्धार्थनगर इस बुद्ध की धरती पर PIB का ये पहली कार्यशाला आज आयोजित हो रही है, मुझे लगता है कि सिद्धार्थनगर जनपद में भारत सरकार के सहयोग से पत्रकारों की कोई ये पहली कार्यशाला, मुझे जहां तक जानकारी, तो मैं इसके लिए सुंदरम चौरसिया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जो आप वीडियो और लखनऊ के चलते हमारे ग्रामीण अंचल के पत्रकार साथियों की वेदना, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानियों को जानने के लिए इस बुद्ध की धरती पर आए। इसके लिए मैं पूरी PIB की टीम को, क्योंकि मुझे पता है पिछले 3-4 दिनों से डेरा डाले इस सिद्धार्थनगर जनपद के आयोजन कैसे सफल हो, इसकी आप पूरी कोशिश कर रहे हो और ये कार्यक्रम 100% अपनी सफलता की ऊंचाई पे है। इस बात की मुझे भी खुशी है और PIB के साथियों की भी खुशी होगी। इसके लिए मैं विशेष तौर से अपने जो हमारे जिला अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव जी, मैं पिछले 4 दिनों से उनके संपर्क में था, उनसे मैं एक ही अनुरोध कर रहा था कि इसको और से लेकर खसरात तक, आप कैमरे कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, पत्रकार साथी छूटना नहीं चाहिए जो इस कार्यक्रम में ना आए। आदरणीय आलोक जी, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ कि आपने अपनी टीम को जगाया और यहाँ इसको ले आए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि अगर आप कल्पना करेंगे तो बिस्कोहर यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, लेकिन बिस्कोहर के भी प्रतिनिधि कौन है? साहब भाई भैया, बिस्कोहर से भाई भी चल करके यहाँ है, तो ये बहुत सफलता की बात है कि ये सब लोग आए। अब बारी आती है कि यहाँ पर देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार चल रही है। दोनों सरकारें ठीक ठाक काम कर रही है। क्योंकि ये मीडिया की कार्यशाला है तो मुझे कहा गया था कि सरकार की योजनाओं के बारे में मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। तो जैसे सरकार की ग्रामीण और शहरी आवास योजना चल रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते थे ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं है, भारत सरकार ने समाज में अंतिम तबके के लोगों को चिन्हित किया और उनका भी कम से कम पक्के मकान में रहने का सपना पूरा किया। सिद्धार्थनगर जनपद में भी बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी आवास योजना से लोग लाभान्वित हुए।
अभी चर्चा हो रही थी कि सरकार की आयुष्मान योजना, बीमारी में जो आदमी अपना स्वयं इलाज नहीं करा सकता, आयुष्मान कार्ड बना करके कम से कम 5 लाख रुपया तक का इलाज और गंभीर बीमारियों को करा करके वो अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है। किसान सम्मान निधि ऐसी बहुत ही लोकप्रिय स्कीम सरकार की, शायद ऐसा कोई घर सिद्धार्थ नगर जनपद का होगा और वो किसान हो जिसके नाम से भूमि हो, जिसके खाते में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि करना जा रहा। सरकार की उज्ज्वला योजना, अनेक स्कीमें ऐसी हैं, क्योंकि मैं कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन सरकार की ये जो योजनाएं हैं समाज के लोगों को प्रभावित कर रही हैं और सरकारें जब अच्छा काम करती हैं तो हमें उसकी तारीफ करने में बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहिए। कि किसी भी अखबार के तहसील स्तर में कागज पत्रकार साथियों को सूचना विभाग से मान्यता दी जाएगी। या अपने बताते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद तहसील स्तर के पत्रकारों को मान्यता देने में शून्य है, क्योंकि जो उसकी शर्तें हैं, वो जो उसका फॉर्म का स्ट्रक्चर है, उसको हम फिर नहीं कर पाते। कोई भी ब्यूरो चीफ हमें लिखकर ये तैयार नहीं होता कि राजेश पांडे जी हिंदुस्तान अखबार के डुमरियागंज के संवाददाता हैं, कोई लिखने को तैयार नहीं। शस्तुजा शुक्ला जी हमारे वासी के रिपोर्टर हैं। तो मैं ये संशोधन की मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इन राजज्ञों में संशोधन करके कम से कम तहसील और ब्लॉक लेवल पे काम करने वाले पत्रकार साथियों को मान्यता दे, कम से कम सुविधा पहचान कर। आप 2000 रुपया महीना किसानों को सम्मान निधि दे सकते हैं, तो कम से कम 5000 रुपया नहीं, साथ 2000 रुपया हमारे पत्रकार साथियों को पत्रकार सम्मान निधि के नाम पर एक योजना चला दीजिए। हमारे पत्रकार साथियों के खाते में कुछ तो डाल दीजिए। इस कलयुग में आप हमारे पत्रकारों पे जितने लोगों ने आई है, सबने बारी बारी सबकी बातें कही है, पत्रकारिता पे, स्वच्छता पर, पत्रकारिता के जो वर्तमान में परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों पर सब लोग आक्षेप करते हैं समाज में। अभी वेब मीडिया पर अशोक जी का कार्यक्रम जहां भी जाते हैं मेरी निगाह से देखा जाता है। भाई आप क्यों नहीं समझते हैं कि हम शाम को बिगड़ जाते हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वे उनकी जरूरतें हैं। मीडिया क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान सहारा जैसे बड़े बड़े अखबार समूह के रिपोर्टरों को कितनी तनख्वाह मिलती है? आपसे छुपा है क्या? और कितनों को नहीं मिलती है भी आपसे छुपाने में, मुझे आज इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे वो जीवन अपना जिएंगे? मैं इस पीआईबी के उन अफसरों को जो आज यहाँ में मौजूद है कि सर, भारत सरकार के बहुत बड़े हाथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत लंबे हाथ हैं, आपकी जो सलाह है, आपकी जो परामर्श है, सरकारें ध्यान से सुनती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारे साथियों के लिए आपके तरफ से एक प्रस्ताव भारत सरकार को जाए कि जैसे देश में किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। साहब इन पर भी थोड़ी नजर डालें, इनके भी दिन समझ जाएंगे, इनका भी भविष्य समझ जाएगा। अभी ये वार्तालाप का कार्यक्रम शुरू होने से पहले सुंदरम चौरसिया की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का गठन भारत सरकार ने किया और प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपया भारत सरकार इस जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी को इसलिए देती है कि वो पीड़ित पत्रकार, चाहे वो बीमार हो या किसी तरह की कठिनाई से जूझ रहे हो, ये जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी उनकी मदद करती है। और सुंदरम जी का भाषण बहुत ध्यान से सुनता था, वो ये भी कह रहे थे कि देश के चुनिंदा जाने वाले 30 पत्रकार इसमें मेंबर हैं। वो जो जूरी मेंबर 30 लोगों की, उसमें स्वाभाविक होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और पीआईबी के अफसर भी होंगे, जो ये पात्रता तय करते हैं कि कौन सा पत्रकार इस जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का की पात्रता रखता है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, समाज में सम्मान मिलने वाला नहीं है, आपको आचरण करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो मैं सूचना, ये जो हमारा पीआईबी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने कहा कि आप ऐप डाउनलोड करिए, आपने अभी दिया कि इस ऐप के माध्यम से आप जुड़ करके बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने कहा कि 5 लाख रुपया ये जो हमारा जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी है, उससे हम कैजुअलिटी होने पर, डेथ होने पर पत्रकार साथियों को 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। सवाल है कि सिद्धार्थनगर का साथी वो जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी तक पहुंचेगा कैसे, जो दिल्ली में है?
इसको भी हमारे, आप चाहे तो हमारे जिला सूचना अधिकारी को जिले में प्रभारी बना दीजिए, उनको इसका अध्यक्ष बना दीजिए और इनके नेतृत्व में जनपद के 5 वरिष्ठ पत्रकार साथियों को आप मेंबर बना दीजिए। जैसे आपका नियम है कि सूचना विभाग जो जिले में जिला स्थायी समिति होती है, हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का अध्यक्ष मंत्री उस जिले का आमंत्रित अस्थायी सदस्य होता है। सरकार का आदेश, जैसे आलोक यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तो उस सोसाइटी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सदस्य को भी सदस्य के रूप में रखा जाए, जिससे ग्रामीण अंचलों में बैठे हुए लोगों तक ये बातें पहुंचे। एक और बात मैं कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा कि जैसे अभी कहा गया कि लोकल लेवल पर हम लोग संगठन के माध्यम से समर्थमान थे। मुझे याद है कि अमर उजाला अखबार बस्ती के ब्यूरो चीफ की मोटरसाइकिल की दुर्घटना में मौत हो जाती है। रात में ऑफिस का काम निपटाने के बाद एक शादी समारोह में गए थे, वहां से लौट रहे थे और बस्ती के भीड़ भाड़ भरे मेन चौराहे पर एक गाड़ी ने उनको ठोकर मार दिया, उनकी डेथ हो गई। पत्रकारिता के इतिहास में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने संघर्ष करके पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार को 10 लाख रुपए की राशि उनकी विधवा पत्नी को और 10 लाख रुपए उनके पिता को, यानी 20 लाख रुपए की सहायता बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, वो रहने वाले महाराजगंज जनपद के थे, उनके परिवार को दिलाने का काम किया था। अभी 2 साथियों का नाम ले रहे थे, अशोक जी, बस्ती में तनवीर आलम जी और एक उपाध्याय जी, दिनेश उपाध्याय जी, दैनिक जागरण अखबार के वो फोटोग्राफर थे, बहुत स्थापित लोगों में से। इन दोनों लोगों को भी सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता मिली है। एक और है, मुझे ध्यान है कि एक अखबार स्वतंत्र चेतना अखबार के ब्यूरो चीफ की अरविंद जी की दुर्घटना में डेथ हुई थी। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा कि हम लोग खुद वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, हम आपस में सहयोग करके अपनी किसी पीड़ित साथी की मदद कर देते हैं। तो ग्राफे की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद हम अरविंद श्रीवास्तव की परिवार के हम लोगों ने स्वयं करी थी और 1 लाख रुपए का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने अरविंद जी के परिवार को दिया। ये सब बातें इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि इतने सारे पत्रकारों का ये कोई भाजपा, सपा और कांग्रेस का सम्मेलन नहीं हो रहा। ये अपने आप में मुझे बहुत अनोखी तस्वीर दिख रही। इसी स्थान पर कितने पत्रकार एक साथ बैठ गए। ये आप दुनिया की जगह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों से टूट चुका व्यक्ति जब न्याय नहीं पाता तो आपके पास आता है, आप उसकी मदद करते हो। लेकिन जब आप पे विपदा आती है तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? यही संगठन खड़े होते हैं। जो संगठन आलोक श्रीवास्तव जी ऐसे लोगों के नेतृत्व में बने संगठन है, आदरणीय गोस्वामी जी के नेतृत्व में बने संगठन है, ये लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी मदद करते हैं। इसलिए आप इन लोगों को मजबूत करिए, समय समय पर इनके साथ बैठिए, आप खबरों में कंपटीशन करिए, आप विज्ञापन में कंपटीशन करिए, आप मतभेद और अंत में चुनिए पत्रकारिता की कार्यशाला है। इसलिए कहता हूं कि आप खबर लिखते हैं, आपकी खबरों में, आपकी लेखनी में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आप पर भरोसा रखते हैं। ये जिम्मेदारी, ये भरोसा टूटे ना पाए समाज के लोगों का, क्योंकि गांव की चाय की दुकानों पर 5 रुपए का अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति कहता हो गलनवार अखबार में खबर छपती है। तो कृपया मैं फिर कह रहा हूं कि आप सोसाइटी के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कृपया अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और आपकी जिम्मेदारी आपकी खबरों में, आपकी लेखनी में झलकनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे पीआईबी की टीम को, मेरे मित्र सुंदरम चौरसिया जी को, बस्ती के जिलाध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी जी को, सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष आदरणीय आलोक श्रीवास्तव जी को, हमारे प्रेस क्लब के मान्यता प्राप्त संघ जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदरणीय गोस्वामी जी को, सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। ताली बजा सकते हैं। ये परंपरा है, निर्वाचित परंपरा है, जो मनुष्य को कहीं न कहीं अंतर से अंतर तक जोड़ती है, दिल को कहता है। यहाँ सिद्धार्थनगर में मीडिया समूह के पिता में कहे जाने वाले आदरणीय श्री गोस्वामी जी, मंचस्थ अन्य अतिथिगण और यहाँ पे पधारे हुए मीडिया के सम्मानित साथी, ये बहुत ही गौरव का पल है और ये उत्साह की बात है कि पहली बार मीडिया का इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा
या स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने गंगा के रूप में पिछले 3 साल रात 1 साल का कोविड एक्सटेंशन मिला और इसके बाद 3 साल का फिर से जो है अभी चुनाव हुआ है। और इसी क्रम में DGHI और मलेरिया के मुद्दे पे ग्लोबल फंड द्वारा आयोजित बैठक में जो सीएम कंट्रीज दक्षिण एशियाई देश है वहाँ पे जाने का मौका मिला और टीबी के मुद्दे पर, HIV के मुद्दे पर, मलेरिया के मुद्दे पर, कोविड के मुद्दे पे बात करने का और यहाँ के पक्ष को रखने का मौका मिला। साथियों, भारत सरकार हर दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और एक से बढ़ के एक अच्छी योजनाएं आ रही हैं। खास करके मैं थोड़ी चर्चा किसानों के बारे में करना चाहूंगा। पूरे राजनीतिक चर्चा में कभी किसान का नाम नहीं आता था। किसान को कभी मतदाता के रूप में ही पहचान नहीं मिल पाती थी क्योंकि कभी किसानों के नाम पे वोट की बात नहीं होती थी। स्थानीय किसानों का ध्यान बहुत कम होता था। जातिगत वोट की बात होती थी, धर्मगत वोट की बात होती थी। लेकिन अभी क्या है, अब वर्तमान सरकारों ने किसान के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया और एक से बढ़ के एक योजनाएं आ रही हैं। अभी आप देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल को एक वैश्विक पहचान मिल रही है। सिद्धार्थनगर का काला नमक 11 जनपदों में GI टैग मिला और आप काला नमक पूरे विश्व में इसकी मार्केटिंग हो रही है और आपको जान के आपको जानकर खुशी होगी कि जो काला नमक चावल कभी 80 रुपए किलो नहीं बिक पाता था, आज वही काला नमक चावल अगर आप करेंसी से वैल्यू करिए तो 2500 रुपए किलो तक का काला नमक चावल बिक रहा है। ये बात और है कि अभी मार्केट, संगठित मार्केट, इकट्ठी मार्केट की कमी है। किसानों का एक मुफ्त चावल की खरीद नहीं हो पा रही है, लेकिन शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आगे हम लोग विदाउट कोलेट्रल, कोई आपको जमानत नहीं, कोई आपको जो है आप रखते और व्यक्तिगत भी और क्लस्टर में भी आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले सकते हैं, जिसमें 9% जो ब्याज होता है उसमें 6% केवल नाबार्ड देती है। तो मतलब 3% ब्याज पे आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। आप कोई भी एग्रीकल्चर गोडाउन बना सकते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर जुड़ा प्लांट लगा सकते हैं और कोई आप प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन प्लांट आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप एग्रीकल्चर उत्पाद को प्रोसेस करके आप मार्केट में ला सकें। इसके साथ ही अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा पूरी दुनिया में जो मिलेट्स हमारे देश की पहचान हुआ करता था, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मरुआ, सावा, कोदो, चावल, ये सारे विलुप्त हो चुके थे। इनको एकदम जो है सबसे बेकार चीजें मान ली गई थी। आज पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है 2023-24 को और पूरे विश्व में फिर से पहचान कर रही आपने इन पुराने मोटे अनाजों। अगर मोटे अनाजों के प्रोसेसिंग को लेके, इनके बिक्री के लिए, इनके पैकिंग के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए कोई काम करना चाहता है तो सरकार उसके लिए बहुत अच्छा अनुदान दे रही है। साथ ही साथ अगर आप अपने खेतों में उगाएंगे तो आपके साथ इस विकास सीधा इम्प्लीमेंट करेगा और आपको बिजली की समस्या नहीं होगी और आप मान के चलेंगे धान और गेहूं कितना शानदार आयोजन, कितने सारे साथियों के साथ देखने सुनने का मौका मिल रहा है। और अभी एक हमारे डॉक्टर महोदय ने कहा तो वास्तव में इन पत्रकार साथियों के लिए कुछ तो इंटाइटलमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने अभी हमारे मुख्य के संदेश के संपादक की बैठक के करीब बात हो रही थी राजेश शर्मा जी से। मैंने इनसे कहा कि भाई आप लोग मीडिया के बंधु एक क्लस्टर बना के उन्हीं का पैसा लेके तो इंश्योरेंस करवा देते, कम से कम 5 लाख 10 लाख मिले तो की उम्मीद तो हो जाती। कुछ मेडिक्लेम कराते कम से कम आवश्यकता पड़ने 4 लाख खर्च तो मिल जाता। कुछ स्कॉलरशिप या जो है इस तरह का जो है आप फेलोशिप का प्रोग्राम चलाते तो साथी कुछ सीखते तो और बहुत सारे ऐसे
से हमारे पास उपस्थित हैं आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथ बताने की कृपा करें। श्री राजेश शर्मा। निश्चित रूप से बीआरटी का एक वार्तालाप आज सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन अगर इसको दूसरे रूप से हम लोग लें तो यह पहला मौका जनपद का होगा कि ग्रामीण एसोसिएशन के और जनपद स्तर के प्रेस क्लब के सभी पत्रकार साथी एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। जिला मानका पत्रकार संघ से की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे ग्रामीण एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री संजय द्विवेदी जी हैं। अक्सर आपकी खबरें हमारे पे आती हैं। हम दोनों लोग एक दूसरे परिसर से भी जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। कई बातें हमारे जिला अध्यक्ष अभी गोस्वामी जी ने कहा, थोड़ा साइड भैया, हमारे संजय भाई जी ने कहा, निश्चित रूप से आज के समय में पत्रकारों के सुरक्षा की बात की जाए, उनकी सहायता की बात की जाए तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास ऐसा कोई स्कीम है और ना ही कोई स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर कोई स्कीम है, जैसे अभी कहा गया कि जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के तहत, तो मैं बताना चाहूंगा कि जनपद में लगभग 12 वर्षों से पत्रकारिता में है। जब भी किसी पत्रकार साथी के ऊपर कोई समस्या आती है तो उनकी सहायता के लिए जिला प्रशासन में हाथ उठा देता है। अभी प्रिंट मीडिया करोड़ मित्र के हमारे साथी रहे आलोक मिश्रा जी, लगभग 6 साल पहले उनका डेथ हुआ और द्विवेदी जी आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी कि वो माता पत्रकार भी थे, लेकिन मान्यता कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही माता के माध्यम से गवर्नमेंट कोई अलग से सुविधाएं हमको देती है। यह केवल गवर्नमेंट की एक सोची समझी चाल है कि हमारे आपके बीच में डिफरेंस बना रहे। अदरवाइज कोई योजना हमारे लिए नहीं है, जो योजना आपकी है वही है। उनकी डेथ के उपरांत उस समय प्रेस क्लब के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई थे, उनके माध्यम से जिला प्रशासन से हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया। विक्रांत श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आप भी बहुत प्रयास किए, सारे लोगों ने मिलकर किया। प्रदीप वर्मा भाई हैं, कैलाश द्विवेदी जी हैं, लेकिन हम लोग 1 रुपया जिला प्रशासन से नहीं ले पाए। उस समय आपके सूचना सहायक अधिकारी विमलेश कुमार जी हैं, उस समय नहीं आए हुए थे, लेकिन 1 रुपया हम लोग नहीं बचा पाए। जी, आपने भी डीएम साहब से प्रयास किया, लेकिन और डीएम से उनकी बात नहीं हो पाती और वो बेचारे चुपचाप उन मुकदमों को झेलते हैं। अभी हमारे समाजसेवी भाई श्री राणा प्रताप सिंह, भाई श्री सिद्धार्थ पांडे ने कहा कि पत्रकारों के सुरक्षा के लिए जिला स्तर पे काम होना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा संजय द्विवेदी जी से भी कि ग्रामीण एसोसिएशन में भी इस चीज को रखें और मैं माता पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष बी गोस्वामी जी से भी आग्रह करूंगा या जो भी संगठन यहाँ है उन सबसे आग्रह करूंगा, पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो अभी पहले हमारी बात की हुई है, इसको जरूर लागू करवाएं। कम से कम छोटी सी धनराशि हम दे पाए। जहां तक बात हमारे बस्ती से आए हुए हमारे अशोक श्रीवास्तव जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल और प्रिंट मीडिया की बात है, लेकिन वो प्रशासन की एक सोची समझी चाल है, वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन रियलिटी मानिए कि पोर्टल की खबरें देखकर 30% खबरें अखबारों में आती हैं, केवल पोर्टल को देख। तो हम यह नहीं कह सकते कि पोर्टल कहीं अलग है, वो हमसे जुड़ा हुआ है और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अंग बन चुका है। तो सरकार से आग्रह है कि इसको भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तरह स्थापित करें और सारी सुविधाएं हमको दें। अगर आज देखा जाए तो प्रिंट मीडिया के भाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई जो खबरें अपने चैनल को देते थे या अखबार को देते थे, जगह कम होने के नाते वो नहीं छप पाती थी या प्रसारित नहीं हो पाती थी। लेकिन न्यूज पोर्टल ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हम भी न्यूज कवरेज करते हैं, वो भी करते हैं, हमारा नहीं आ पाता लेकिन उनका आता है। तो यह होता है कि पत्रकारों ने देखो कवरेज कर दिया, वहाँ ये नहीं आता कि पोर्टल ने कवरेज किया है। सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।
हमारे प्रदेश जिला संवाददाता श्री कृपाशंकर भाटी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि हम लगाना श्री कृपाशंकर जितने साथी मैं उनके जो सदस्य ले रहा हूँ, सबका हम एक सामूहिक बीमा कार्ड है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में जितनी भी बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, सभी कंपनियां ग्रुप एलआईसी करती हैं। मतलब अकेले कराए जाएंगे तो आपका नहीं होगा, ये समूह में ही होता है। जैसे उसका 100 रुपया ईयरली प्रीमियम है, नॉन रिफंडेबल होता है। 150 रुपया ले लें तो उसमें डेथ कवर के साथ साथ हेल्थ कवर भी वो करता है। अगर हम आलोक श्रीवास्तव जी मेरी बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि साथ सदस्यता शुल्क 26 संगठन की सदस्यता शुल्क अभियान चलाइए, साथियों से बात कर लीजिए, उनसे 100 रुपया एक्स्ट्रा आप सदस्यता शुल्क के अलावा दीजिए बीमा के नाम। और जितने भी कंपनियां कहें, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो या एलआईसी हो, जितनी भी बीमा कंपनी, किसी के एक प्रतिनिधि से बातचीत कर लीजिए और आप उनको एक सूची देनी पड़ेगी जिसमें नाम, पिता का नाम, पत्रकार का पता और उसका मोबाइल नंबर और उसकी नामनी का नाम और उम्र। इतनी सूचना देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अपने सदस्यता फॉर्म में भी हम मांगते हैं और इस सदस्यता फॉर्म पर भरने के बाद में जितने पत्रकार साथी संगठन से जुड़ेंगे उनको हम उनका सामूहिक बीमा कराएंगे। लाभ क्या होगा कि अगर एक साल के अंदर किसी पत्रकार के साथ कोई कैजुअलिटी अर्थात डेथ होती है तो उसकी नामनी को 1 लाख रुपया, और अगर गंभीर रूप से घायल होता है, चोट लगती है तो उसको इलाज कराने के लिए 25,000 रुपया बीमा कंपनी देती है। ये अलग अलग बीमा कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी है। जब आप उसमें हाथ डालेंगे, किसी एक्सपर्ट से इसकी बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं इस बात के लिए बीमा इस साल हम कराएंगे। धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दी, क्योंकि इस अम्बेडकर सभागार में दूसरा कार्यक्रम भी होना है और हमारे पास समय अपनी सीमा में करार चल रहा है। हम चरम पेशर ऐसा कहा जाता है जब दिया मुझे तो लोग हो जाते हैं। आप लोग जितने भी हैं, जो भी यहाँ पे वक्तागण सम्मानित हैं, मैं उनसे कर्मठ निवेदन करना चाहूँगा कि वो 7 और 6 में वो सब सैया के कोहरे की तरह अपनी बात रखें। गांधी साहब की बात आप कर रहे हैं और जहाँ तक जाइए वहाँ तक हो जाए। अगली कृपाशंकर भाटी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे जिला संवाददाता मंच जो मिला है इन्हीं के माध्यम से मिला है और सारे मैं सिर्फ ये तो बात कहना चाहूँगा कि जिसके साथ हम काम करते हैं वो हमारा साथ छोड़ देता है तो हम गैरों की क्या बात करें। और अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता समाज का एक ऐसा दर्पण होता है जो निष्पक्ष होता है, लेकिन आज हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसको कलंकित कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो संस्था के तहत, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सहारा, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेट हो, लेकिन जब किसी पत्रकार के प्रति कोई आपदा आ जाती है तो ये लोग 4 दिन पहले बता देते हैं ये हमारे यहाँ सूचना विभाग में कार्य तो नहीं है। तो हमको याद किसकी आती है? विपत्तिकाल में न अपने मम्मी की याद आती है, न पापा की याद आती है, हमको पत्रकार संगठन की याद आती है। कि हमको बचाए कौन, कहाँ जाए? तो हमारे जो हित मित्र होते हैं पहले कहते हैं भैया हमको तनी आप सदस्यता दिला दो, जिससे हम कल आपके संगठन में आ जाए तो उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना है, पत्रकारिता जो छवि है उसको बना करके आप लोग रखिए और अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान सब लोगों के अपने हाथ में है। जो जैसा करेगा वो अपने खुद भोगेगा, उसका भोगी कृपा शंकर भट्ट नहीं होगी। ये कोई सोचना चाहे कि मैं आलोक श्रीवास्तव बन जाऊंगा, मैं संजय भैया बन जाऊंगा, मैं गोस्वामी जी बन जाऊंगा, तो इसकी सोच बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को अपना बनना चाहे, दूसरे का बने या ना बने वो दूसरे का बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी पत्रकार संगठन के पदाधिकारी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया। और मैं जैसा कि आपने कहा कि ये हाल दूसरे बेलू का है, तो मैं कल सबको अपनी बात कहूँगा। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का मैं और इस हाल में जितने भी लोग बैठे हैं, पीआईबी के अधिकारियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संचालक महोदय की बात सुनकर मुझे एक बात याद आई कि हमारे मित्र थे, तो कहते थे मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ तो बहुत कायदे से लंबा चौड़ा लिखना शुरू करता हूँ, और बाद में पता चलता है शाम में 12 घंटा बचा तो उसमें जाते रह गए हैं हर घंटा, तो फिर निर्णय जल्दी थी उसका जानते हुए पूरा सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम हो तो पहले से बताया जाना चाहिए कि इतने बजे खत्म होना है, और भैया इसके हिसाब से आप लोग बोलिए ताकि जो है जितने लोग बोलना है सब बोल लें। बहरहाल अब मेरे पास इतना समय मुझे लगता है नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल सकूँ, और किसी बात को मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। ये जो वार्तालाप कार्यक्रम है लिखा हुआ है ग्रामीण मीडिया कार्यशाला, तो बहुत सारी बातें बताई लोगों ने, और मैं जो समझ पाया हूँ कि आईबी का जो उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य इसका है कि भारत सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी दें। हम लोग मीडिया के साथी हैं, हम लोग को जानकारी देंगे तो हम लोग के माध्यम से सबको जानकारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो पत्रकार है उसको कोई भी योजना आती है लागू होती है तो उसकी जानकारी पहले से होती है, नहीं है तो होनी चाहिए। हम लोगों का जो प्रयास होना चाहिए, देखिए जैसे सवेरे लोग पहले चलते थे तो अखबार पढ़ते थे, अब टीवी चैनल चल गया, तमाम सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है। हमारे अशोक भाई ने बहुत अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, और मैं इतना मानता हूँ कि पत्रकार हो चाहे जो जिस चैनल में हो या जहाँ भी हो, एक अखबार जो छपता है, मैं टीवी चैनल की बात नहीं करता हूँ, आज तक के जो बड़े बड़े चैनल हैं उसमें तो ऐसा है कि किसी दिन किसी जिले की कोई खबर ही नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो राष्ट्रीय चैनल है, बड़ा चैनल है। अखबारों में ये समस्या थी तो उन्होंने लोकल कर दिया एडिशन, गोरखपुर से 5 छपेगा तो हर जिले का अलग अलग एडिशन हो जाता है। लेकिन जो अखबार छपते हैं 16 मई 18 मई या 12 मई से, उसमें केवल जिले को बैठा हुआ या वार्ता पत्रकार का खबर नहीं होता है, गांव कस्बे और ब्लॉक तहसील सारे जिले के पत्रकारों में खबर होता है। कल हमारे यहाँ जो लोग कार्यालय वहां से खबर गई थी, हमारे कप्तान का संवाददाता की उपस्थित तो छपी, कभी हम लोग लिखते हैं तो 15 पेज तो छपती है, तो खबर का जो वैल्यू है उस हिसाब से उसको जगह मिलती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई पत्रकार किसी का प्रभाव किसी का जाता है। अब रही बात जो मान्यता प्राप्त की बात आप लोग कर रहे थे, तो मान्यता प्राप्त कुछ नहीं है। अभी DM साहब की बैठक हो रही थी हमारे यहाँ जो, इसके पहले सोनिया की बात हुई 28 समिति जो होती है, अभी डॉक्टर साहब और संचालक महोदय का मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा। मैं सभी को पुनः धन्यवाद और बधाई देता हूँ जिन्होंने हमारी बात सुनी, धन्यवाद, और पीआईबी के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। किसी की बात का पूरा नहीं मानते हमारी खासियत है, मगर एक बात जरूर कहते हैं कि आप वास्तविक रूप से अपने आप को वास्तविक जब बनाएंगे तो स्वयं में कभी वस्तु बन जाए, क्योंकि हमारी बात को सुन ले वो कबीरा हो ही जाएगा, अगर मन को तराशेगा तो हीरा हो ही जाएगा। ये कहावत है कि मैं भी कलम का आदमी हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें कभी कभी आज के इस कार्यक्रम के मालिकों की अतिथि महोदय के प्रतिनिधि का संबोधन सुनेंगे। यथो धर्मस्थ हो गया। जय प्रकाश जी। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे जो नगर में प्रकाशा करते हैं उनके लिए कोई लाइनिंग होती है विभाग के अधिकारियों से, प्रशासन से, साइड कर लीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। हम नहीं करें वो एसोसिएशन में है कि नहीं, ऑर्डर है तो जाहिर सी बात हो ग्रामीण है, वहाँ पे जो कुछ काम उनके सामने इतनी चुनौतियाँ हैं। एक तो तस्करों की समस्या, जो समाचार नहीं देता है तो तस्कर उसको टारगेट कर लेता है, ऊपर से विभागीय प्रशासन उसको परेशान करता है कि आपने समाचार छापा क्यों।
ऊपर से उसके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा के उसके ऊपर कार्रवाइयां करता है और उन कार्रवाइयों के चक्कर में वो बेचारा पिस जाता है। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं जो स्पीच में मौजूद नहीं है, इन्हीं कारण से वो भारत में बहुत कम आना चाहते हैं और वो भारत में पत्रकारिता की वजह से एक प्रतिष्ठित अखबार में पत्रकारिता करते हुए उन समाचारों को लेकर के समाचार लिखा। कुछ तस्कर और कुछ विभागीय लोग मिलकर उनके साथ ऐसा षड्यंत्र कर दिए, वो बेचारे आज भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा झेल रहे हैं और नेपाल में शरणागत हैं। हालांकि पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन नेपाल में शरणागत हैं। इसी तरीके से चुनौतियां बहुत है पत्रकारिता क्षेत्र में, शहरों में तो कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों को निपटने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ऐसा विचार विमर्श रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए क्या किया जाए जिससे इस समस्या से निजात मिल सके। इसके अलावा पत्रकारिता में भी लोग जैसे हम कोई सही कहीं विभाग की मीटिंग हो रही है, सही आया सही लिखा, उसमें हमारे बीच के लोग 2-4 लोग मिल करके जा करके उसमें जो बैठक कर रहे हैं उनसे मिल करके उनसे स्थान काट करके उसके पक्ष में खबर लिख दे रहे हैं और आपने अगर सही खबर लिख दिया तो उन्हीं के लोग मिल करके आपको अटैक भी करते हैं। ऐसा हो रहा है, इतना जाकर मैं खुद ही काम करूँ, मेरे पास भी 2 बार अटैक हुआ सही समाचार लिखने के लिए। मैं एग्जाम्पल बताऊँ, खंड विकास अधिकारी से मेरी बात हुई, क्षेत्र पंचायत की बैठक की बात हुई, मैंने उनसे पूछा सर कितने बजट में पास क्या क्या हुआ, रिकॉर्ड मेरे पास। उन्होंने कहा भैया बजट कोई पास नहीं, एक भी पैसे का बजट पास नहीं हुआ। मैंने अगले दिन समाचार लिखा, दूसरे दिन परसों मेरे पास फोन करता भैया कहाँ है, हमको बुला दे रहे हैं, क्या सब मिलिए। फिर 2-3 बार फोन करके मुझे धमकी दिया गया, मेरे पास 2 बार अटैक किया गया और अटैक जब किया गया उसमें हमारे दिलाती पत्रकार के लोग भी 2-4 लोग उसमें शामिल थे क्योंकि उन लोगों ने उसके पक्ष में लिखा था कितने करोड़ का बजट पास और मैं वीडियो से बात करके लिखा, वीडियो का बयान मेरे पास था, रिकॉर्ड मेरे पास था, बजट नहीं पास हुआ तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से जो ग्रामीण स्तर की पत्रकारिता है उसमें बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हम आप सिर्फ क्या करते हैं, अगर कोई नेता कोई अधिकारी है उसको अब देहाती भाषा में बोले तो नकल लगाने का काम शुरू कर देते हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति सही चीज लिखने लगता है उसको भी दबाने का काम करते हैं। ऐसे में हम सबको सजग होना चाहिए कि ऐसा काम करें कि हम सुरक्षित रहें। सबसे पहले हमारी सुरक्षा है, हम सुरक्षित हैं तो अपना काम भी कर लेंगे। बस एक मैसेज यही देना था आप लोगों को कि जो ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण है, हमारे आपके लोग ही, हमारे आपके बीच के लोग ही उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ये साथ सकते हैं, वो चाहे मजबूर हो चाहे मजबूर हो और चाहे इंसान हो, जो सच बोलने की कोशिश करता है उसको दाल पर जाना पड़ता है। कैसे पहुंचे थे दाल ये ज्यादा नहीं, पत्रकार जितने कैसे पहुंचे थे सरकार ये ज्यादा ही नहीं, सबने हमको तो बुलंदी से उतरते देखा और कितने मेहमान हुए धरती से, कितने सूरज को समंदर को उतरते देखा। इसके अंदर ये हौसला है, वही पत्रकार होता है, उसका रूप नहीं पत्रकार होता है। आप लोग पढ़ाई के बाद इतनी जीविका के साथ आप लोग कार्य करते हैं। मैं पुनः आपके चरणों में निवेदन करता हूँ आपका प्रणाम और पूरे सदन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब यहाँ से मेरे अलावा और यहाँ से कोई बोले तो उसको जरूर नहीं। ये सच है कि ये मीडिया की बातें कर रहा है, इसमें आपकी अपनी बातें हैं और जब आप अपनों की अपनी और अपनी बात नहीं सुनेंगे तो शायद ये जीवन खत्म हो जो आए हैं यहाँ पर संगम, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कहा कि यहाँ पर जिलाधिकारी चीजों को होना चाहिए, नहीं है ना, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सारी लड़ाई पत्रकार करते न्यायपालिका कार्यपालिका सबसे जब लोग हार जाते हैं तो मीडिया के पास आते हैं। मीडिया की बात कौन सुने? इस बात को गोस्वामी जी ने रखा, बहुत सही बात रखा। और लोग कहते हैं पत्रकार चौथा स्तंभ नहीं, ये भगवान शंकर के तीसरा नेत्र है। मीडिया का कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन
और आप स्वयं चीज को बात कर लीजिए अगर आपको यहाँ मुद्दा होगा तब किया जाए। मानी पाल जी ने श्री जगदम्बिका पाल जी ने और उनके प्रतिनिधि पाल जी ने ये घोषणा करी है और वो उन्होंने कहा ये बात आप जाके वहां कहिए, तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये अरविंद पाल जी के शब्द है कि सामूहिक जीवन बीमा कराने में सिद्धार्थ नगर जनपद के पत्रकारों का कितना प्रीमियम आएगा वो माननीय पाल जी के द्वारा अदा किया जाएगा। आप पाल जी से संवाद करके तो इस समय पर आप अपनी बात कर देंगे कि कितना वजन लगेगा, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा और हमारे सभी सभी को निवेदन है अपने काम को करे रहें। और ये हमारे काउंटर पार्ट अपर जिला पदाधिकारी श्री विमलेश जी और हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सिद्धार्थनगर के आलोक श्रीवास्तव जी और साथ में सर संजय द्विवेदी जी यहाँ पे और अनुराग श्रीवास्तव जी बस्ती से, संदीप मलेशिया जी विचारधारा